हो जाता है। मैंने आपको हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे बनता है वो बता दिया था। आज हमने पढ़ना है कि अर्थ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे बनता है, यही पढ़ना है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार कह रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बनाएंगे अर्थ। डिग्री देखिएगा, ये है आपका 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। ये लिया है मैंने 30 डिग्री, ये लिया है 30 डिग्री। अब ये उस पर मत जाइए आपकी 30 डिग्री ले रहे हैं मैडम, वैसे तो 33.5 डिग्री लिया जाता है। वो आपकी कौन सी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये मैं नॉर्मली आपको लैटिट्यूड्स बता रही हूँ कि 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री, ठीक है। देखो होगा क्या, आपको पता है कि ज्यादातर जो सूरज होता है उसकी गर्मी ज्यादातर इस एरिया में रहती है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, स्पेशली ऑन 0 डिग्री के आसपास बहुत ज्यादा रहती है ना। अब इससे होगा क्या, यहाँ पे बहुत गर्मी होगी, है ना। गर्मी ज्यादा होने के कारण क्या होगा, यहाँ का जो एयर है वो कन्वेक्शनली ऊपर राइज कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी, बोलो, कर जाएगी ना। यहाँ की जो ये एयर है ये ऊपर राइज करेगी, जिसके कारण देखो जैसा भी होगा ना, नीचे से जब की ज्यादा गर्मी आई, गर्मी के कारण एयर ऐसे राइज की और ऐसे गिरेगी, समझ रहे हो कैसे, ऐसे राइज की और ऐसे गिर रही है, ऐसे राइज की ऐसे गिर रही है, समझ रहे हो मेरी बात, सिंक कर रही है नीचे को। यहाँ क्या बन जाएगा, लो प्रेशर, क्योंकि नीचे से ऊपर चलेगी, ऊपर से जब यहाँ नीचे गिरेगी तो यहाँ क्या बनेगा, हाई प्रेशर। समझ रहे हो ना मेरी बात, समझ गए इतनी बात तो, ठीक है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे जहाँ एयर ऊपर जाएगी वहाँ ये बनेंगे आपके, मतलब एक तरीके से वाटर वेपर भी ऊपर गया ना, यानी कि यहाँ क्लाउड बनेंगे, कि नहीं बनेंगे, क्लाउड बनेंगे, जिसके कारण यहाँ बारिश होगी। आपने देखा है कभी कि हवा नीचे बैठी है और ऊपर स्काई क्लियर है और बारिश हो रही है, ऐसा होता है कभी, जब ऊपर आसमान में बादल होते हैं तभी बारिश होती है ना। तो यहाँ पे ये कन्वेक्शनल राइज के कारण क्या होगा, ज्यादा बारिश, इसीलिए इस एरिया में ज्यादा क्या पाई जाती है, बारिश, ठीक है। यहाँ पे आपने इस लैटिट्यूड पे जितने भी कॉन्टिनेंट आते हैं, जितनी भी कंट्रीज आती हैं, वहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा घने जंगल देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे ज्यादा, क्योंकि हीट भी है और वाटर बॉडीज भी हैं, हीट भी है जिसके कारण वो वाटर बॉडीज जो है उनमें से वेपराइजेशन होगी, ऊपर को चला जाएगा और ऊपर वो बादल बन के नीचे गिर जाएगा, समझ रहे हो। ज्यादा बारिश के कारण होगा क्या, ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, बारिश भी हो रही है, बारिश के साथ साथ हीट भी मिल रही है, लाइट भी मिल रही है, सनलाइट भी मिल रही है ना, जिसके कारण होगा क्या ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगेंगे, तो यहाँ की जो फॉरेस्ट होगी वो बड़ी ही ज्यादा क्या होगी, डेंस फॉरेस्ट होगी। और इस एरिया में आपको जो मिलेंगे ना वो स्पीडी एनिमल्स देखने को नहीं मिलेंगे, रेंगने वाले जीव ज्यादा देखने को मिलेंगे। मतलब इस एरिया का आपको सांप जो होगा ना वो ज्यादा फेमस देखने को मिलेगा। आपने खतरों का खिलाड़ी देखते हो, बीच बीच में तो थोड़ा बहुत देख ही लेते होंगे, है ना, ऐसे आजकल यूट्यूब और इस पे रील्स आती रहती हैं, उसमें आप देखते हो कि जैसे मान लो अर्जेंटीना में गए हैं, है ना, या फिर साउथ अफ्रीका में गए हैं, ये इसी कॉन्टिनेंट के आसपास आते हैं ना, इसी इक्वेटर की लाइन के आसपास के, मतलब उसी कॉन्टिनेंट का भाग है ये सारी कंट्रीज। तो वहां पे आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े स्नेक्स होते हैं, है ना, इतने जहरीले स्नेक्स और ऐसे रेप्टाइल्स जो होते हैं, रेंगने वाले जीव, वो ज्यादा खतरनाक दिखेंगे, है ना। स्पीडी एनिमल्स यानी कि जो खुले मैदानों में दौड़ते हैं, वैसा यहाँ पे आपको फेमस कोई एनिमल नहीं दिखेगा, समझ रहे हो मेरी बात। यहाँ का एनाकोंडा आपको फेमस दिखेगा, समझे मेरी बात, क्योंकि यहाँ के जंगल ऐसे हैं, तो जंगलों में वैसे ही जीव मिलेंगे। जंगलों में आपको शेर थोड़ी मिलेगा, शेर तो मैदानी इलाका होगा, वहां पे दौड़ने भागने के लिए जहां उसको सही रहेगा वहीं पे मिलेगा, समझ रहे हो मेरी बात। देखो
अब ज्यादा बारिश के कारण यहाँ पे फॉरेस्ट डेंस तो होती है, साथ में पेड़ भी लंबे लंबे होते हैं। होता क्या है कि जब ज्यादा बारिश होती है ना तो पेड़ भी क्या करने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने लग जाते हैं, और कंपटीशन के चक्कर में ये ऊपर की सनलाइट, अब जो नीचे इतनी डेंस फॉरेस्ट है जो नीचे रह जाएगा उसको तो सनलाइट मिलेगी ही नहीं, है ना। तो ऐसे इनके बीच में भी कॉम्पिटिशन होता है, तो लंबे लंबे और घने घने पेड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। समझ आई मेरी बात, समझ आई। यहाँ पे कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर, लो प्रेशर क्रिएट होगा। समझ आया कैसे हो गया लो प्रेशर क्रिएट, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से ये एयर कहाँ सिंक हो रही है, यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर सिर्फ एक तरफ तो होगा, दूसरी तरफ भी तो होगा, समझ रहे हो। मैं पूरी पृथ्वी की बात कर रही हूँ, आप ये मत सोचना कि यहाँ से लेकर वहाँ तक, यहाँ पे भी सेम ही आपको एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखने को मिलेगी, जिसके कारण ऐसा होगा, हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। समझे मेरी बात। अब हाई प्रेशर है यानी कि यहाँ पे एयर सिंक कर गई है, यानी कि यहाँ का स्काई जो होगा वो क्लियर होगा। हाई प्रेशर यानी कि आपको स्काई जो है वो क्लियर देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर स्काई। हो सकता है आपको पूछ लें ये कि हाई प्रेशर का क्या क्लियर स्काई से कोई लेन देन है, तो हाँ है। जहाँ हाई प्रेशर वहाँ पे क्लियर स्काई, और जिसके कारण क्लियर स्काई मतलब यहाँ पे बारिश नहीं हो पाएगी, जिसके कारण इस लैटिट्यूड के आसपास के जो जितने भी कॉन्टिनेंट है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे। समझे मेरी बात। चाहे वो कोल्ड डेजर्ट्स है, चाहे वो हॉट डेजर्ट है, सहारा इसी तरफ आपको देखने को मिलेगा, बाकी के भी सारे डेजर्ट्स आपको इसी उसमें, ठीक है, समझ गए। थार डेजर्ट इवन इसी उसमें मिलेगा आपको, क्लियर है। यहाँ भी हाई, समझ रहे हो मेरी बात। देखो होगा क्या, अब आपके जो पोल्स हैं, आपको पता है कि यहाँ पे पोल्स पे जो है वो ठंड होती है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होती है, ज़्यादा ठंड होती है। अब ठंड के कारण आपको नहीं लगता कि यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे एयर सिंक होके रहेगी, एयर सिंक होके रहेगी, जिसके कारण यहाँ पे क्या बन सकता है, हाई प्रेशर बनेगा ना। ओ हाई प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा, पोल्स में ठंड है, ठंड में सिंक होगी एयर, तो हाई प्रेशर बन के रह रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब होगा क्या, देखो अब यहाँ पे हमें कैसे ना कैसे करेंगे लो प्रेशर लेके आना है, ऐसे आना है ना, क्योंकि तभी तो ग्रेडियंट बनेगा। ग्रेडियंट यानी हाई से, अगर हाई से लो नहीं बनेगा तो एयर ट्रेवल, ये विंड ट्रेवल कैसे करेगी, ट्रेवल नहीं कर पाएगी, है ना। हाई से हाई जाएगी ही नहीं, स्लोप चाहिए विंड को ट्रेवल करने के लिए, और स्लोप कब मिलेगा, जब हाई से लो ग्रेडियंट बनेगा, समझ रहे हो। तो यानी कि बीच में आपको यहाँ पे लो प्रेशर लाना है। अब लो प्रेशर ऐसा नहीं कि जबरदस्ती लेके आएंगे हम, अपने आप बनता है। देखो होगा क्या कि यहाँ पे जो है ये 30 डिग्री पे ये वाली हवा भी थोड़ी बहुत ऊपर ट्रेवल करेगी, है ना, क्योंकि लो प्रेशर अपने आप बन चुका है। यहाँ पे हाई प्रेशर बना है, वहाँ पे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लो यहाँ बनेगा ना, वैसे भी नेचुरली। और ज्यादा कैसे बन जाता है, यहाँ पे देखो ये जो है ना आपका, ये यहाँ से एक हवा जाएगी यहाँ ऊपर को, है ना, मतलब यहाँ से ये हवाएं ऊपर को जाएंगी, ऊपर को जाएंगी। अब आपको नहीं लगता इसके कंपेरिजन ऊपर से भी नीचे को आएगी, ट्रेवल कर रही है ना लो की तरफ, तो जब ये आपस में ट्रेवल कर रही है तो ऊपर से जो आ रही है आपको लगता है ये ठंडी हवा होगी, क्योंकि पोल से ट्रेवल करके आ रही है, और ये गर्म हवा होगी क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन से होती हुई जा रही है, तो आपस में टकराएंगी। ये हमेशा याद रखना कि अगर गर्म से गर्म हवा टकराएगी तो वो मिक्स हो जाएगी, ठंडी से ठंडी टकराएगी वो मिक्स हो जाएगी, लेकिन गर्म से ठंडी टकराएगी तो वो मिक्स नहीं होगी, वो टकराएंगी। समझे मेरी बात। एक तरफ से आ रही है ठंडी, एक तरफ से आ रही है गर्म, भारी कौन सी है, ठंडी, ठंडी है ना, तो ठंडी वाली इसको नीचे से धक्का देगी, ऊपर को राइज कर जाएगी। समझ गए मेरी बात। यानी कि ये वाली इसको धक्का देगी और ये एयर ऊपर चली जाएगी, है ना। अब नीचे आते आते थोड़ी बहुत ये भी गर्म हो ही जाएगी, जिसके कारण ये भी ऊपर उठ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसका भी तो टेम्परेचर हो चुका होगा ना डाउन, लेकिन इसके कंपेरिजन में तो हाई है अभी तक भी इसका, मतलब एक तरीके से इसके कंपैरिजन में तो इसका कोल्ड है टेम्परेचर, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी बादल बनेंगे, यहाँ पे भी बारिश होगी, लेकिन एज कम्पेयर टू इसके कम होगी। समझ रहे हो मेरी बात। ज़्यादा बारिश आपको यहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ आपको इतनी बारिश देखने को नहीं मिलेगी, और यहाँ पे प्रेशर बनेगा लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर। समझ आई बात मेरी, समझ आ गई बात। खुशबू लगा पता क्या हुआ, नहीं लगा ना पता। अब कैसे समझाऊँ ये मैं, क्योंकि आपकी क्लास, आपको लगा पता पुष्पा जी, नहीं लगा ना पता, क्या चीज़ पता नहीं लगी, मुझे पूछो ताकि मैं बता पाऊँ। आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स का पता है क्या होते हैं? हाँ जी, ले आओ।
देखो मैप आपने देखा है, तो मैप को ना ऐसे हॉरिजॉन्टली लाइंस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई जगह है, ठीक है, ऐसा मैप होता है ना। तो एक मेरा फ्रेंड है जो कि यहाँ रहता है, मान लो, है ना। अब मैं यहाँ रहती हूँ, मैं क्या बोलूँगी कि मेरा एक फ्रेंड है वहाँ रहता है। अब उसने अपना एड्रेस दे दिया, मैं क्या पहचानूंगी? वो बोलेगा कि मैं वहाँ रहता हूँ, वहाँ कहाँ, है ना। तो मैं क्या करूँगी, इसको पता, इसका एड्रेस पता करने के लिए क्या किया गया, पहले तो ऐसी ऐसी लाइनें लगाई गई, ऐसी ऐसी लाइनें लगाई गई, ठीक है, ऐसी ऐसी लाइनें लगाई गई। लाइन नंबर A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। अब मुझे पता लग गया कि मेरा दोस्त जो गोलू है ना, ये मेरा दोस्त जो गोलू है, ये गोलू A1 पे है, ठीक है, A1 पे है। मुझे पता लग गया कि मेरा दोस्त गोलू A1 पे है कहीं जगह? नहीं है? ठीक है, यहां समझो आप लोग। मुझे पता लग गया कि मेरा दोस्त जो है ना गोलू, वो A1 लाइन पे है, ठीक है। लेकिन बाद में जब मैं ढूंढने गई ना, तो एक गोलू यहाँ भी बैठा हुआ मिला, एक गोलू यहाँ भी बैठा हुआ मिला, एक गोलू यहाँ भी बैठा हुआ मिला। इतने सारे गोलू हैं, मेरा दोस्त कौन सा है मैं कैसे पता लगाऊं, है ना। इसके लिए मैंने क्या किया कि ऊपर से भी नीचे तक लाइनें लगा दी, ठीक है, ऊपर से नीचे तक भी लाइनें लगा दी, ठीक है। तो अब जो है ये वाली लाइन, इसमें आप डालेंगे B1, B2, B3, B4, B5। तो गोलू ने मुझे एड्रेस भेजा कि मैं कहाँ पे हूँ, A1 B1 पे, यानी कि अब मैं पहचान सकती हूँ ना, अब मैं सीधी जा सकती हूँ, A1 लाइन पे जाऊंगी और A1 के सीधे सीधे जो B1 लाइन होगी उधर चली जाऊंगी, समझ गए। ऐसे ही पृथ्वी को जो है ना डिवाइड किया गया है, ठीक है, कितनी लाइंस में, ऐसे 0 डिग्री से बीच से डिवाइड किया गया है, और उसके बाद 90 ये लाइंस और 90 ये लाइन, समझ रहे हो। ये लैटिट्यूड्स लाइन यानी लेटी हुई लाइंस है ना, ये लेटी हुई लाइंस, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं इन्हें, लेटी हुई रेखाएं है ना, लेटी हुई यानी लैटिट्यूड, उससे आपने याद रख लेना, ठीक है। तो ये लैटिट्यूडनल लाइंस है। अब मैं ये कह रही हूँ कि 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक जो है ना, 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक यहाँ पे बहुत गर्मी पाई जाती है, क्योंकि आपको पता है सन जो है इसी तरफ देखने को मिलता है और पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमती रहती है, सन तो वहीं रहता है ना, तो ज़्यादा गर्मी यहाँ देखने को मिलती है। ज़्यादा गर्मी के कारण मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो आपकी ये आपकी हवा है वो राइज कर जाती है ऊपर को, ये तो मैंने बताया था उस दिन आपको। हवा राइज करने के कारण होगा क्या, यहाँ पे क्लाउड्स बन जाएंगे, क्लाउड्स बनने के कारण ज़्यादा बारिश होगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर। अब ये हवा जो उठी है यहाँ गिरेगी, जो कि गिरती है 30 डिग्री के लैटिट्यूड पे, समझे। तो 30 डिग्री पे क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हवा बन गई ना। अब समझे मेरी बात, अब समझ आया जो ये मैंने बताया, अब समझ आया। ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये क्या है, एक्चुअली में हुआ ये है कि ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ना सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, ये वाला चैप्टर जो कि ये पढ़ चुके हैं। अब आप थोड़ा सा 1 महीना लेट आए हो, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत समझ लो ऊपर ऊपर से। आपको मैंने कहा था कि वो वाली वीडियोस देख लेना आप यूट्यूब पे जो है मेरी वाली, नहीं समझ आया वो भी, वो कैसे नहीं समझ आया। अच्छा आप हिंदी मीडियम है, देखो थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। हाँ जी, अभी डालनी है वो, अभी डालनी है, अभी डाल लूँगी, आज डाल दूँगी। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को, फिलहाल इतनी बात समझ आएगी, ठीक है। अब ये जो पूरा सेल बन रहा है ना, यानी कि एक सेकेंड, अब मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। हाँ जी, बुक्स, हाँ हाँ, जीसी लॉन्ग है। देखो खुशबू, अगर आपको सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है तो थोड़ा सा ये लेवल तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सोचोगे कि इजी चीज़ें जो कि समझ आ जाती हैं इजीली, उससे हो जाएगा, ठीक है, उससे आपको खुशी तो होगी। अगर मैं इजी पढ़ा दूं सीधे, है ना, लैटिट्यूड इतने डिग्री होता है, एक लैटिट्यूड में इतना फ़र्क होता है, इतने लैटिट्यूड होते हैं, इतने लॉन्गिट्यूड होते हैं, ये मौसम बनते हैं, ऐसे ऐसे मैं ईजी पढ़ा दूँ तो आप बड़े खुश हो जाओगे कि यार बड़ा अच्छा पढ़ाती है मैडम, मज़ा आ गया पढ़ के, क्योंकि ईजी है ना। थोड़ा सा मैं टफ इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि HAS वाले भी हैं, और आपका भी लेवल, आपने देखा अभी नायब तहसीलदार का पेपर कैसे आया हुआ था,
है ना, स्टेटमेंट बेस्ड। तो स्टेटमेंट बेस्ड जब पेपर आता है तो आप स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दे देते हैं वो लोग, और अब चलो एक स्टेटमेंट के बारे में पता है, दूसरी के बारे में कुछ पता ही नहीं है अगर स्टेटमेंट के, तो वन पेयर फर्स्ट स्टेटमेंट 1 ठीक है, 2 ठीक है, दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं, है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वो कैसे कर पाओगे आप? नायब तहसीलदार के पेपर की बात कर रही हूँ मैं, तो सब इंस्पेक्टर का भी हो सकता है इस बार ऐसा ही पैटर्न आए पेपर में, ठीक है। आजकल यही फॉलो कर रहा है हर एग्जामिनर, पेपर जब डाल रहे हैं तो ऐसा पेपर डाल रहे हैं कि आप एलिमिनेशन मेथड ही ना लगा पाओ, है ना। कई बार हम ऐसा करते थे कि थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन के बारे में पता हो तो एलिमिनेट कर लेते थे, मान लो नहीं भी पता लेकिन ऑप्शंस के बारे में मान लो पता है 4, है ना, तो उसमें से जिसके बारे में नहीं पता तो ऐसा लगता था कि यार यही है, एलिमिनेट कर लेते थे और कहीं ना कहीं लग भी जाते थे वो। आजकल ऐसा आ रहा है 1 पेयर सही है, सिर्फ 2 पेयर सही है, 3 पेयर सही है। अब एक ही पेयर के बारे में जिसको बेचारे को पता है वो बाकियों के बारे में कैसे बताएगा? तो लेवल थोड़ा अप करना पड़ेगा। मेरे बोलने का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, वो वीडियोस देखो, और नहीं समझ आती तो मैं यहीं पे होती हूँ, आप मेरे से पूछो आके, ठीक है। समझ के फिर आप ऐसे बैठ जाओगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, चुपचाप, तो फिर मुझे कैसे पता लगेगा? आप मुझे बताओगे ना पहले कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया है, तो मैं समझाऊंगी। मैं खुद कैसे समझाऊँ अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती? अगर समझ आ भी गया तो कैसे बताऊँ? अच्छा लैटिट्यूड ये होता है, लॉन्गिट्यूड ये होता है, ठीक है। तो आपने पूछना है, आप लोगों को मैं बता दूंगी कि कौन सा है वो प्लेलिस्ट, वो फॉलो करना है आपने। लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 24वां या 25वां लेक्चर डलेगा अभी, ठीक है। तो हाँ जी, पर इनको समझ नहीं ना आएगा फिर आगे, ये प्रॉब्लम है, इसीलिए। हाँ, ये बात तो है, लेकिन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर जिसको पता नहीं है ना, उसको ये नहीं समझ आएगा। हाँ, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा है, अदरवाइज समझ आ जाएगा। बस ये थोड़ा सा आपने वो वीडियोस देख लेनी, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। फिर भी समझ ना आए फिर मेरे पास आओ, फिर मैं आपको अलग से समझा दूंगी, ठीक है। टीचर आपको क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है? आप ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो, इसका कुछ तो फायदा होगा ना। इसका यही फायदा है कि टीचर हर टाइम आपके सामने है, पूछो, वरना तो ऑनलाइन ना पढ़ लें सारे, ऑनलाइन पढ़ लें सारे, है ना। मजे की बात है कि ऑनलाइन वीडियो देखी, 2 पे चलाई और मजे से पढ़ के और छोड़ा। ऑफलाइन का फायदा उठाओ। अब सब इंस्पेक्टर का आपने सोचा तो सब इंस्पेक्टर वाले लेवल का पहले आपने वो रखना है कि मैं इतना पढ़ सकती हूँ, ठीक है। पहले ही डर के नहीं बैठ जाना कि यार ये तो पता नहीं क्या पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। ये बच्चे भी ग्रेजुएट हैं, ये कोई बड़े PhD किए हुए बच्चे नहीं है जो समझ रहे हैं, नॉर्मल है, आपके जैसे हैं। शुरुआत में शायद इनको दिक्कत इसीलिए नहीं आई क्योंकि ये शुरुआत से क्लासेस लगा रहे हैं, ठीक है। मैं समझती हूँ आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू कि आप बीच में आए हो, अब इतने भी बीच में नहीं आए हो और इतना भी आगे सिलेबस नहीं पहुंच चुका है, और ऑल्टरनेट है कि आपने वीडियोस देख लेनी है, ठीक है। अच्छे लेवल का पढ़ोगे तो कमीशन तो आप ऐसे निकाल दोगे, मतलब ज्योग्राफी वाला पार्ट में बोल सकती हूँ आपको। इनको मैंने दिखाया था, आई थिंक कमीशन का पेपर कितना ईजी पेपर था वो, है ना। SHS में है तो ईजिली इंसान कर ले, ठीक है। तो अगर ये पढ़ोगे आप तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। एंड बात अंडरस्टैंडिंग की है, आपको ना तो रिटर्न कुछ लिखना है ना कुछ, है ना। तो हिंदी इंग्लिश अगर हो जाता है, आपको समझ तो आ रहा है ना एटलीस्ट कि कंसेप्ट क्या है ना, कि हो क्या रहा है, कंसेप्ट कैसे बिल्ड करना है। अब जैसे मान लो आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ाया था, तो उसमें कंसेप्ट तो पता लग गया ना कि इसके बाद ये हो रहा है, ऐसे लावा निकल रहा है, ये हो रहा है। अब चाहे एस्थेनोस्फेयर को मैं कुछ भी बोलूँ, है ना, तो आपको पता तो होना चाहिए। अब थोड़ी सी आपको ये करना पड़ेगा कि NCERT तो खुद पढ़ लो, उसमें आपको जो वो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आपके वर्ड जो आपको कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है। तो कंसेप्ट मेरा काम है बताने का, बाकी पढ़ना थोड़ा बहुत आपका काम है खुद का, ठीक है। मुझे क्यों लग रहा है कि आज भी नेट नहीं चल रहा है, ऐसा मुझे लगा। नहीं चल रहा ना? सर नेट नहीं चल रहा आज, नहीं चल ही नहीं रहा है। आठ 2 बार लगा दिया ना मैंने।
नहीं चल रहा, इससे अच्छा मैं ऐसे बना दूं डायग्राम ही। देखो हेडली और फेरल सेल मैं बना देती हूँ आपको। ये समझ आया यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लो प्रेशर कहाँ बन रहा है, हाई प्रेशर कहाँ बन रहा है, ये क्लियर है। अब हमने ये पता करना है कि विंड्स कैसे चलेंगे, ठीक है। हेडले सेल और फेरल सेल में बाद में बताती हूँ आपको। कुछ नहीं है, इस वाले सेल को हेडले बोल दे रहे हैं, इसको फेरल बोल दे रहे हैं, समझ रहे हो। जहाँ ये हाई से लो जाएगा, हाई से लो जाएगा, इस सेल को क्या बोल दे रहे हैं, हेडले सेल, और ये फेरल सेल है, समझ गए। ये मैं आपको पिक्टोग्राफिकली बाद में बताती हूँ, थोड़ा मतलब अलग तरीके से बताऊंगी इसको मैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस पे विंड सिस्टम कैसे चलेगा, ठीक है। तो आइए देखें, तो आपको दिख रहा है हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, ऐसे चलेगी ना। ओ ऐसे चलने वाला है ना, कल बताया था ना मैंने, अभी कि भूल गए हो, वो भी बताया था ना मैंने आप लोगों को कल कि विंड जो है हमेशा कैसे मूव करेगी, एयर कैसे मूव करेगी, हाई से लो की तरफ। क्योंकि बैलेंस करने के लिए हमेशा नेचर क्या करती है, ये ऐसे ऐसे काम करती रहती है, ठीक है। तो हाई से हमेशा लो की तरफ जाएगी ताकि वहां पे जो कमी हो रही है प्रेशर की, एयर की, वो पूरी की जा सके, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम देखो क्या आती है, यहाँ पे कैसे जाएगा, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो। बनाओ बनाओ, ये डंडे जो लगा रही हूँ मैं ऐसे नहीं लगा रही हूँ, ये विंड की डायरेक्शन बता रही हूँ कि कैसे चलेगी, ठीक है। हाई से लो, ठीक है। अब देखना मेरी बात, चलो बना लो पहले। थोड़ा सा ज़्यादा वो ना हो जाए तो मैं इस तरफ लिख रही हूँ, यहाँ 0 डिग्री से ऊपर ये वाला क्या है आपका, हेडले सेल। जैसे मैंने बोला था ना आपको कि हेडले सेल, फेरल सेल सुन के लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, बस इस सेल को, मतलब इस एक तरीके के डायग्राम को बोल रहे हैं हेडले सेल, क्योंकि हेडले ने दिया था ये, ठीक है। इतना इतना जो था वो उसने बताया था, और ये ऊपर वाला बताया था किसने, फेरल ने। फेरल सेल, और इसे पोलर सेल बोलते हैं, आई थिंक पोलर सेल, ये ऊपर वाला पोलर सेल। नीचे भी सेम ही होगा, नीचे भी सेम होगा, ठीक है। अब एक कंसेप्ट और है, कोरियोलिसिस फोर्स, ठीक है। उसी से आपको पता लगेगा कि अब ये विंड कैसे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। इतना समझ आया आपको, हाई से लो कैसे चल रही है, लो लो कहाँ बनेगा, हाई हाई कहाँ बनेगा, और हाई से लो जाएगी। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं हम कोरियोलिस फोर्स क्या होती है। कोरियोलिस फोर्स पढ़ी है पहले, साइंस में, फिजिक्स में पढ़ी होगी। कोरियोलिस फोर्स, पहले तो डेफिनेशन लिखो। अर्थ के हिंदी इंग्लिश दोनों लिखाऊंगी ताकि ना हिंदी वाले खुश हो ना हिंदी वाले, दोनों ही दुखी रहे। अर्थ के रोटेशन से, आपको पता ना अर्थ रोटेट करती है। अब देखो बेटा, ये थोड़ा सा जान लो आप लोग जो नए स्टूडेंट है, कि अर्थ दो तरह का रोटेशन करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अर्थ किसके अराउंड रोटेट कर रही है, सूरज के अराउंड। तो ये सूरज है तो मैं अर्थ हूँ, मैंने इसके अराउंड रोटेट करना है, ठीक है। तो एक तो मैं रोटेट ऐसे ऐसे कर सकती हूँ ना, मतलब एक चक्कर मैंने इसके आसपास लगाना है, लेकिन मैं सीधे भाग के नहीं लगा रही हूँ, कैसे लगा रही हूँ, घूम के ऐसे। तो एक रोटेशन मेरा ये हुआ है ना, एक रोटेशन ये हुआ, एक हुआ रिवॉल्यूशन, ऐसे करते 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 मैं पूरा चक्कर लगाऊंगी, तो दो तरह का हुआ ना, समझ रहे हो। तो दो तरह की रोटेशन करिए। अब अर्थ घूमती है ना, जिसके कारण होता क्या है, ये कोरियोलिसिस फोर्स बनती है। तो लिखिए अर्थ के रोटेशन से डिफ्लेक्शन वाले फोर्स को हम कोरियोलिस फोर्स कह रहे हैं। अभी रिसेंटली मिंजर थी तो आप लोगों ने झूले तो झूले होंगे, झूले हैं। अब वो वाला झूला नहीं झूला होगा, लेकिन मान लो ऐसे कोई बैठा है मेरे सामने और हम गोल गोल घूम रहे हैं। था वो ब्रेक डांस वाला, लेकिन उसमें ऊपर नीचे हो रहा था बंदा, उसमें वैसे पता नहीं लग रहा था। तो मान लो भारती जी हैं, मैं हैं, हम एक झूले पे बैठे हैं, ठीक है। तो मैं अब हो क्या रहा है, अर्थ मूव कर रही है, मैं इनकी तरफ, मान लो वो झूला मूव कर रहा है और वही अर्थ है, मैं इनकी तरफ कुछ फेंकूंगी तो ये ऐसे जाएगा, थोड़ा सा समझ रहे हो। मैं ऐसे फेंकूंगी तब तक आप वहां पहुंच चुके होगे, चीज चली जाएगी वहां पे, समझ रहे हो मेरी बात। तो उसी को कोरियोलिस फोर्स बोल रहे हैं। देखना मेरी बात सुनना,
ध्यान से मान लो ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ। अगर मेरी बात ऐसे सी बनाना है, बनाओ इसको। अगर मेरी बात सुना, अर्थ के रोटेशन के कारण ये कोरियोलिस फोर्स बन रही है। अगर मैं नॉर्थ की तरफ, अगर मैं इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ कोई चीज भेजती हूँ, ध्यान से सुनना, इधर सुन लो पहले। अगर मैं इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ कोई चीज फेंकती हूँ तो वो डिफ्लेक्ट होगी किस तरफ को, इस तरफ को। और अगर मैं इक्वेटर से साउथ की तरफ कोई चीज भेज रही हूँ तो वो इस तरफ को डिफ्लेक्ट होगी, समझ रहे हो। यानी यहाँ से अगर मैं चीज फेंकूँ तो इस तरफ को डिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से फेंकूँ तो नीचे की तरफ मुंह करके तो इस तरफ को। समझ रहे हो मेरी बात। अब यही जो कोरियोलिस फोर्स है ना, इसका कारण बनेगा ये विंड की डायरेक्शन। समझे मेरी बात, समझ रहे हो। देखो कैसे, समझ लो पहले फिर लग जाएगा पता। देखो होगा क्या, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ अगर कोई चीज जा रही है तो आपको नहीं लगता कोरियोलिस फोर्स के कारण ये राइट साइड को होगी, है ना। मतलब नॉर्थ में ये राइट साइड को डिफ्लेक्ट हो रही है, साउथ में ये लेफ्ट साइड को डिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि आपको नहीं लगता ये वाली जो विंड है ये एक तो किधर आ रही है, हाई से लो, नीचे की तरफ आ रही है ना। कहाँ को डिफ्लेक्ट करेगी, राइट को करेगी ना, राइट को। यानी कि इसका राइट नीचे को आ रही है तो इसका राइट कौन सा होगा, ये वाला ना। समझे मेरी बात। तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी, अलग पेन से बनाऊं जरा तो, ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी। समझे मेरी बात। अब ये मत सोचो कि मैंने तो उधर ऐसे बनाया था, वो क्योंकि मैं नॉर्थ की तरफ देख रही थी। अब विंड आई साउथ की तरफ रही है, समझ रहे हो। है नॉर्थ में है लेकिन साउथ की तरफ जा रही है ना, है नॉर्थ में है, इसीलिए मैं राइट साइड को डिफ्लेक्ट करा रही हूँ। अगर साउथ में होता तो मैं तो इसको लेफ्ट साइड को करवाती ना डिफ्लेक्ट। अब क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रही है तो ऊपर से नीचे जब जा रहा है तो इसका तो राइट ये होगा ना। अगर नीचे से ऊपर जा रही होती तो मैं राइट इस तरफ को करवाती ना। अब ऊपर से नीचे आ रही है तो राइट साइड को डिफ्लेक्ट हुई है ना। तो सारी विंड कहाँ जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। समझे। एक बार फिर से समझाऊंगी, पहले इसको शांति से समझो, ठीक है। ये देखो ना, अब नीचे से ऊपर आ रहा है ये, तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे नीचे को जा रहा है, लेकिन इसको कोरियोलिस फोर्स लग गई तो अब राइट साइड को मुड़ेगा ये, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ये, देखो आप इसकी फेस की डायरेक्शन मत देखो कि ये साउथ की तरफ देख रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। समझे आप मेरी बात, समझे। अभी बनाने दो मुझे, फिर मैं समझाती हूँ एक बार फिर से, ठीक है। अब यहाँ पे भी राइट साइड को डिफ्लेक्ट करेगी, है ना। तो अब लेकिन नीचे से ऊपर को जा रही है तो अब किस तरफ को करेगी, इस तरफ को, इस तरफ को। समझे। अब फिर ऊपर से, हाँ जी, है क्या नीचे वाली में नहीं होता, किसने बोला यहाँ पे यार ये प्रेशर बने हैं, प्रेशर बने हैं। विंड की आप बात कर रहे हो तो उन्होंने उड़ चुकी है वो, वहाँ पे लो प्रेशर उसने क्रिएट कर दिया, भारी वाली विंड ने, या हैवी प्रेशर क्रिएट कर दिया है। अब वही भारी हल्की सारी मिलके क्या कर रही है, मूव कर रही है ऊपर से नीचे, ठीक है। तो अब ऊपर से नीचे जा रही है, कैसे डिफ्लेक्ट करेगी, ऐसे राइट साइड को डिफ्लेक्ट। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट डिफ्लेक्शन करनी है, साउदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट डिफ्लेक्शन, बस इतना याद रखना है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमने कैसे डिफ्लेक्शन करनी है, राइट डिफ्लेक्शन करनी है। चाहे मैं ऐसे चल रही हूँ चाहे ऐसे चल रही हूँ, डिफ्लेक्शन हमेशा राइट होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे चल रही हूँ तो राइट साइड मेरा ये हुआ ना, तो डिफ्लेक्शन ऐसे होगी। अगर मैं नॉर्थ हेमिस्फेयर में ऐसे चल रही हूँ तो डिफ्लेक्शन राइट ऐसे होगी। तो उस हिसाब से समझे, समझ गए। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जो रीजनिंग में कराया था उसका लगाओ थोड़ा दिमाग। अब देखते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर में। मैंने आपको कहा है साउदर्न हेमिस्फेयर में ये लेफ्ट तरफ को डिफ्लेक्ट करेगी, लेफ्ट तरफ को। तो नीचे से ऊपर जा रही है, लेफ्ट साइड कौन सा होगा, ये वाला ना, लेफ्ट साइड को। यानी ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी, ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी, ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी, है ना। ऊपर से नीचे आ रही है, लेफ्ट साइड को कैसे डिफ्लेक्ट करेगी, ऐसे ऐसे, और यहाँ भी ऐसे 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 ऐसे। समझे मेरी बात। ये है पूरा सिस्टम। एक बार इसको साफ साफ बनाया जाए। अब यहाँ बनाती हूँ, समझ आया आंचल? आंचल नहीं लगा पता, नहीं लगा ना पता। अब देखना,
देखो मैं कह रही हूँ कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर मैं चीज़ कोई फेंकती हूँ तो कोरियोलिसिस फोर्स जो है ना उसको कौन सी डायरेक्शन देगी, राइट हैंड साइड की। और अगर साउदर्न हेमिस्फेयर में मैं कोई चीज़ फेंकती हूँ उसमें कोरियोलिसिस फोर्स कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, लेफ्ट साइड में। ठीक है, डजेंट मैटर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मेरा मुंह सामने साउथ की तरफ है या नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, मान लो ये अगर आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ना, तो यहाँ पे चाहे मैं यहाँ जा रही हूँ तब भी राइट डिफ्लेक्शन होगी, यहाँ जा रही हूँ तब भी राइट डिफ्लेक्शन। समझ रहे हो मेरी बात? डजंट मैटर कि मैं ऊपर से नीचे मूव कर रही हूँ या नीचे से ऊपर मूव कर रही हूँ, मेरी डिफ्लेक्शन हमेशा राइट होगी। समझे आप मेरी बात? यानी कि अगर मैं ऊपर से नीचे मूव कर रही हूँ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो राइट साइड, तो अगर मैं ऐसे नीचे की तरफ मूव करके खड़ी हूँ तो राइट साइड ये हुआ ना, राइट डिफ्लेक्शन कैसे होगी, ऐसे। और अगर नीचे से ऊपर की तरफ मूव करके खड़ी हूँ ऐसे, तो राइट ऐसे होगा, तो डिफ्लेक्शन ऐसे होगी। समझे अब कशिश? समझे ना? यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमेशा राइट साइड को डिफ्लेक्शन होगी और साउदर्न हेमिस्फेयर में हमेशा लेफ्ट साइड को डिफ्लेक्ट करूंगी मैं। ठीक है, मतलब ये विंड अगर मैं नीचे से ऊपर जा रही हूँ तो मेरी लेफ्ट साइड ये हुई, तो डिफ्लेक्शन ऐसे होगी। ऊपर से नीचे आ रही हूँ तो मेरी इस साइड होगा लेफ्ट, तो यानी डिफ्लेक्शन इस साइड को होगी। समझे मेरी बात? अब क्लीन डायग्राम बना के बताती हूँ आपको मैं। खुशबू पता लगा ये? भारती जी पता लग रहा है? जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 90, 60, 90। ठीक है, अब डिज़ाइन में तो बनाते रहना। अब देख लो ध्यान से जब मैं बता रही हूँ तो यहाँ पे हमें पता है कि 0 डिग्री पे कौन सा प्रेशर बनेगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जा चुकी है, तो प्रेशर कौन सा बनेगा, लो प्रेशर। लो प्रेशर, यहाँ बहुत बारिश भी होगी ये जान चुके हैं हम। यहाँ पे कौन सा प्रेशर बनेगा, क्योंकि ये जो उठी है एयर ऐसे करके उठी है और उठ के यहीं पे गिर गई है। समझ रहे हो मेरी बात? आप इधर से मत इसको इमेजिन करो, ऐसे करो ये अर्थ थी, यहाँ से उठी और ये ऐसे गिर गई। समझे मेरी बात? तो हाई प्रेशर बना, फिर से बन गया लो प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ऐसे ही है ना? अब मैं ये कह रही हूँ कि आपको पता है कि आपकी जो विंड की डायरेक्शन है वो हमेशा जाती है कहाँ से, हाई से लो। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये नीचे आने वाली है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सीधी नहीं आ सकती है क्योंकि कोरियोलिसिस फोर्स लग गई इसको। समझ रहे हो? तो ये राइट साइड को डिफ्लेक्शन करेगी, तो नीचे जब आ रही थी तो राइट साइड को मतलब इसका ऐसे होगा। समझे? अरे अब कशिश के दिमाग में कोई और ही चीज है जो कि ये बार बार उसको रोक रही है। कशिश अगर ऊपर से हाई से लो, यानी कि विंड ऐसे ट्रेवल करेगी ना, लेकिन ऐसे ट्रेवल नहीं कर पाएगी क्योंकि अर्थ घूम रही है और यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स लग गई है, जिसके कारण विंड का डिफ्लेक्शन हो जाएगी विंड की। समझ रहे हो? डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, राइट साइड को चेंज हो जाएगी। समझे? राइट साइड को, यानी कि ऐसे सीधी ना चलकर ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। समझे? समझ गए? ठीक है, ऊपर यहाँ हाई से लो, यानी ऐसे जाना था इसको। देखो कशिश, यहाँ ऐसे जाना था इसको, लेकिन कोरियोलिस फोर्स लग गई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, राइट साइड को डिफ्लेक्ट करेगी। किस साइड को जाएगी? समझे? अब समझ रहे हो? समझ रहे हो? फिर हाई से लो जानी थी, है ना? आना इसने बेचारी ने ऐसे था, लेकिन फिर ये राइट साइड को डिफ्लेक्ट करेगी। किस साइड को करेगी? उस तरफ को, यानी आएगी ऐसे ऐसे ऐसे। अब समझ आई कशिश? समझ आई? लेकिन अब आते हैं हम साउदर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होता है? डिफ्लेक्शन होती है विंड की लेफ्ट साइड को। कहाँ बेचारी ने जाना था? हाई से लो ऐसे, लेकिन इसकी होगी डिफ्लेक्शन क्योंकि इसको लगी कोरियोलिस फोर्स। तो अब नीचे से ऊपर जा रही है, तो लेफ्ट साइड कौन सा है इसका? ये वाला। तो कैसे जाएगी ये? ऐसे जाएगी ना? वो ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी माताओं? ठीक है, यहाँ हाई से लो जाना था ऐसे, लेकिन लेफ्ट साइड कौन सी पड़ी इसको? ये वाली ना। अब आएगी ऐसे ऐसे। हाई से लो जाना था, लेफ्ट साइड कौन सी पड़ गई?
समझ आई? ऐसा विंड पैटर्न बनेगा। इंडिया कहाँ आता है? यहीं 30 डिग्री के आसपास। तो इंडिया आधा जो है वो ईस्टर्ली विंड, क्या बोलते हैं इसको, देखो देखो मेरी बात सुनना ज़रा। ये कौन सी विंड है? ये जो इस तरफ को जा रही है, ये दोनों ही विंड इस तरफ को जा रही है ना, ये किस तरफ को रुख पकड़ा है इन्होंने? वेस्ट की तरफ को। तो इन्हें ईस्टर्ली बोलेंगे या वेस्टर्ली विंड बोलेंगे? जल्दी बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि जहां से ये चल रही है ना वो वाला नाम लिया जाता है, ना कि जिस तरफ को जा रही है वो। जा तो ये वेस्ट की तरफ रही है ना, तो उस हिसाब से तो इनका वेस्टर्ली नाम होना चाहिए था, लेकिन इन विंड्स का नाम क्या होता है? ईस्टर्ली, क्योंकि ईस्ट से निकलकर वेस्ट जा रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन HAS में आ चुका है 1 साल पहले अभी। ठीक है, कि जहां से निकलती हैं, अगर मान लो नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट अगर विंड ट्रेवल कर रही है तो उस विंड का नाम क्या होगा? ठीक है, आ चुका है ये क्वेश्चन। क्या बोलेंगे इन्हें? ईस्टर्ली। इसे क्या बोलेंगे? वेस्टर्ली। इसे क्या बोलेंगे? पोलर ईस्टर्ली। वेरी गुड, पोलर मतलब पोलर्स पे ईस्ट की तरफ जा रही है। और इसे क्या बोलेंगे? वेस्टर्ली। और इसे क्या बोलेंगे? बनाई तो ठीक है ना? हाँ जी, हाँ तभी मैं बोलूँ कुछ तो गड़बड़ है दया। ये वाली है ईस्टर्ली, सॉरी वेस्टर्ली, ये वाली है वेस्ट से चलती हुई आ रही है ना ये वाली। और ये है पोलर ईस्टर्ली। ईस्टर्ली इधर से तो जा रही है, पोलर ईस्टर्ली है भाई ये। हाँ हाँ, पोलर ईस्ट की तरफ जा रही है, पोलर ईस्टर्ली। समझ आया दोस्तों जो पढ़ाया आज? कोशिश एक बार घर जाके फिर से बनाना, और कल मैं एक बार फिर रिपीट करूँगी। अगर नेट अच्छा चल पड़ता है ना कल, तो कल आपको मैं डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूँगी जो मैंने समझाया है। समझ आई मेरी बात? याद रखना ईस्टर्ली विंड्स कहाँ चलती हैं, वेस्टर्ली विंड्स कहाँ चलती है। ठीक है, तो आपको ये तो याद रहेगा कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक चलती हैं कौन सी? ईस्टर्ली विंड्स। 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ तक चलती हैं आपकी वेस्टर्ली विंड्स, और उसके ऊपर चलती हैं आपकी ईस्टर्ली विंड्स, पोलर ईस्टर्ली विंड्स। ठीक है, उसके नीचे वेस्टर्ली और नीचे पोलर ईस्टर्ली। ठीक है भाई, क्लियर है? टाइम देखो एक बार, 2 बज के कुछ हुआ है आगे की, अभी है टाइम। मतलब समझ आया ये क्या चला? बाकी कल बताऊं? आज के लिए बड़ा है इतना, बना लो इसको पहले। चलो मैं पानी पी लेती हूँ, क्योंकि आज मेरा भी बड़ा जोर लगा है पढ़ाने में। आज समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे। पुराने दोस्त कैसे मिल गए आज? पानी है, पुराने दोस्त मिल गए। मैंने कहा इंदर आपका है वो 48 नंबर सीट नंबर? इंदर सिंह कौन है ये? तो इंदर राणा कौन है? 2 स्लिपें कटी हैं, एक इंदर राणा की एक इंदर सिंह की। और मैं 2 इंदर राणा उधर पूछ रही हूँ, इंदर सिंह कौन है, इंदर राणा कौन है, पता ही नहीं लग रहा है? आज उखाड़ दूंगी जिन्होंने पैसे दिए उनकी। लिखा तो है उस पर, लगा है। बैठ गया है वो सूरज ना। चलो देखती हूँ। एक तो मैं 2-3 दिन एब्सेंट रहती हूँ, तो पीछे सब उथल पुथल, मुझे फिर पता नहीं लगता है आगे। अच्छा ठीक है। वहाँ देखो तो बात है, तो देखो इसकी। तो पुलिस कांस्टेबल ज़्यादा बेटर रहेगा उसके लिए कि पटवारी ज़्यादा बेटर रहेगा? पुलिस कांस्टेबल ज़्यादा बेटर है। पटवारी वाले बैच में देख लो, वैसे तो मर्जी है, सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन पटवारी वालों को बीच में थोड़ा बहुत और भी लग पड़ता है ना। है आसान होता है? पागल है, इनको भी पढ़ा रहे होते हैं।
पेपर इजी आता होगा, लेकिन जो बैच है ना हमारा, वो पटवारी वाले को ज़्यादा पढ़ाया जाता है थोड़ा। थक लग गई मेरे को जरा। हाँ ले लो।